हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। देखिए, हम इस वीडियो में जो हाल ही में होने वाला है आपकी बोर्ड परीक्षा, ठीक है, उसमें मैथ के जो हम मॉडल पेपर को सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, इसमें जो है हम सबसे पहले बहुविकल्पी क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे, फिर इसके आगे जो भी है अंतर्लोकोत्तरी और विस्तृत प्रश्नों को सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है। तो देखिए, इसमें आपको इसमें कुछ निर्देश दे रखे हैं। ठीक इसी प्रकार आपके जो बोर्ड एग्जाम है उसी में ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। जो निर्देश यहाँ पे देख सकते हैं, टोटल टाइम इसका 3 घंटे 15 मिनट है। बाकी सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, ठीक है। इसमें टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टोटल 20 क्वेश्चन है, ठीक है। और इसी प्रकार दूसरे खंड में 50 अंक के थोड़े से विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है। टोटल कुल प्रश्न कितने हैं? 5 प्रश्न हैं, ठीक है। तो हम यहाँ ये जो बहुविकल्पी प्रश्न है इसको सबसे पहले सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है। तो देखिए, इसमें जो पहला क्वेश्चन दे रखा है, किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम 60 तथा एचसीएफ 3 है। एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, ठीक है। देखिए, इसे आप बिना सॉल्व किए इसका उत्तर आसानी से नहीं बता पाएंगे, ठीक है। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसे। इसमें देखिए दिया है एलसीएम जो दिया है इसका, ठीक है। एलसीएम जो दिया है, एलसीएम इसका दिया है आपका 60 और एचसीएफ जो दिया है, एचसीएफ दिया है 3, ठीक है। और फर्स्ट नंबर जो दे रखा है वो आपका 12 है और सेकंड नंबर आपको बताना है, ठीक है। ठीक है, जो चीज़ दिया रहेगा आप ऐसे लिख लेंगे, फिर उसके बाद आप सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ से प्रश्नानुसार, लगाने का तरीका भी सीखें कैसे बोर्ड में आप लिखेंगे, ठीक है। प्रश्नानुसार, और यहाँ पे आप एक चीज़ लिख लेंगे दिया है, ठीक है। दिया है, जो चीज़ दिया है ऐसे लिख लेंगे। प्रश्नानुसार क्या है? आपको फार्मूला पता होगा कि एलसीएम गुणे एचसीएफ इक्वल टू क्या होता है? फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, ठीक है। एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर क्या होता है? फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। तो देखिए, एलसीएम कितना है आपका? 60 है। एचसीएफ कितना है? 3 है। पहला संख्या कितना दे रखा है? 12, और सेकंड आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? देखिए, 60 गुणे 3 180 हो जाएगा। 180 बराबर कितना आ जाएगा? 12 गुणे सेकंड नंबर। तो यहाँ से लिखेंगे अतः सेकंड नंबर क्या हो जाएगा आपका? सेकंड नंबर बराबर हो जाएगा 180 और बटा 12, क्योंकि ये यहाँ पे गुणे का चिन्ह है तो इधर आके क्या हो जाएगा? भागे में हो जाएगा। तो 180 बटा 12 क्या हो जाएगा आपका? 15, ठीक है। 180 बटा 12 क्या हो जाएगा? 15। तो द्वितीय संख्या जो कि पूछा था ना, दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 15 हो जाएगी। यानी कि इसका जो है आप कह सकते हैं दूसरा वाला ऑप्शन क्या है? सही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए थोड़ा छोटा छोटा लिखा है, आई होप आप लोग कंप्रोमाइज़ करेंगे, यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। आपकी वीडियो की क्वालिटी अगर बढ़ा लेंगे तो आपको अच्छे से दिखेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया? 15। ठीक इसी प्रकार आपको बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करना है। देखिए, जो ये प्रतिदर्श प्रश्न पत्र होता है, मॉडल पेपर जिसे कहते हैं, ठीक है, इसी तरह के सेम क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन इसी तरह के क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। इसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे कि आपको हूबहू मिल जाए बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ जो भी है, ठीक है, उनको शेयर भी करेंगे, जिससे वो लोग भी इस वीडियो का लाभ प्राप्त कर सकें, ठीक है। देखिए, अब दूसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इसमें दे रखा है, सेकंड नंबर देखेंगे आप। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया है कि एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है। तो शून्येतर जो परिमेय संख्या होती है, शून्येतर मतलब होता है शून्य प्लस इतर। अगर इसका संधि विच्छेद कर दें, हालांकि मैथ में संधि विच्छेद भी आप पढ़ रहे हैं, शून्य प्लस इतर, यानी कि शून्य के अलावा, इतर मतलब अलावा, शून्य के अलावा जितने भी परिमेय संख्याएं हैं, जैसे कि आप लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं यहाँ पे +1/2, कुछ भी लिख सकते हैं, -1/2, ठीक है। ये दोनों क्या है? शून्य के अलावा है। और एक परिमेय संख्या का गुणनफल, तो परिमेय संख्या मान लीजिए कोई परिमेय संख्या आपको पता होती है, रूट में होती है, कड़ी में 5, कड़ी में 3, तो पूछ रहा है इनका गुणनफल क्या होता है, इनका गुणनफल क्या होता है, ठीक है। एक परिमेय संख्या और एक शून्येतर, एक अपरिमेय संख्या और एक शून्येतर परिमेय संख्या गुणनफल क्या होता है? ये देखिए, जब भी रूट आ गया इसका मान क्या हो जाएगा? इसका मान हो जाएगा कड़ी में 5/2, इसका मान क्या हो जाएगा? माइनस कड़ी में 3/2।
तो आपको पता होना चाहिए जो परिमेय संख्या होती है उनके p और q क्या हो, पूर्णांक हो, इंटीजर होने चाहिए। ए p है और ए q है, दोनों इंटीजर नहीं है, क्योंकि ये क्या है, q इंटीजर है लेकिन p यहाँ पे इंटीजर नहीं है। इसलिए हमेशा जब भी होगा किसी भी शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अगर गुणनफल जो होगा वो हमेशा क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगी, यानी कि हमेशा अपरिमेय संख्या होगी। तो ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है, क्या हो जाएगा, सदैव अपरिमेय संख्या। बात समझ आ रही है ना, किसी भी एक अपरिमेय संख्या और एक शून्येतर परिमेय संख्या का गुणा जो होगा सदैव अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, ऐसे आप एग्जाम्पल दे करके आप इसे डिफाइन करके आप इसे अपने उत्तर पुस्तिका में आप इसी प्रकार सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को मिटा देते हैं। ठीक है, देखिए वीडियो अगर अच्छे समझ में नहीं, एक दो बार देखेंगे आराम से आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, देखिए अब इस तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है रेखा युग्म समीकरण x + 2y - 5 = 0 और 4x + 8y - 20 = 0 के हल होंगे। ठीक है, तो ये आपको सॉल्व करने आना चाहिए इसे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पहला समीकरण क्या दे रखा है, x + 2y - 5 = 0, ये आपका क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 1। ऐसे ही सॉल्व करेंगे 4x, ठीक है, 4x + 8y - 20 = 0, ये आपका कौन सा, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। तो यहाँ से आप सर्वसमीका जो आपकी है यहाँ से, ठीक है, सर्वसमीका है ax1 + by1 + c = 0। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ax2 + by2 + c = 0। ठीक है, यहाँ पे c1 यहाँ पे c2। तो इससे आप जब कंपैरिजन करेंगे, इससे आप जब कंपैरिजन करेंगे, ठीक है, यहाँ पे सॉरी ये जो है फार्मूला ax1, अगर फिर से मैं लिख दे रहा हूँ फार्मूला, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। तो इससे जब आप कंपैरिजन करेंगे तो आप ये पाएंगे कि a1 बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और b1 बराबर आपका 2 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार c1 बराबर क्या हो जाएगा, आपका -5 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से a2 बराबर क्या हो जाएगा, a2 बराबर 4 हो जाएगा, b2 बराबर आपका आ जाएगा 8 हो जाएगा, और c2 बराबर आपका आ जाएगा -20। ठीक है, ये चीज़ समझ पाए। तो आप कंपैरिजन कैसे करते हैं, कंपैरिजन करते हैं a1/a2 = देखिए यहाँ पे अभी चिन्ह हम नहीं लगाएंगे कोई भी, b1/b2, फिर क्या लिखते हैं, c1/c2। इसमें ये चेक करेंगे कि या ये तीनों आपस में बराबर है या बराबर नहीं है। देखिए चेक कैसे करेंगे, a1/a2 क्या हो जाएगा आपका, a1/a2 करेंगे तो देखिए a1 बराबर 1 है और a2 बराबर क्या है, 4 है। तो देखिए थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था इसमें। तो देखो a1/a2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a1 क्या है, 1 है, और a2 कितना है, 4 है। ठीक है, 1/4। b1 क्या है आपका, 2 है, और b2 क्या है आपका, 8 है, 2/8। c1 क्या है आपका, -5 है, और c2 कितना है, -20 है। तो देखिए ये कितना, a1/a2 कितना आ गया, 1/4। b1/b2 कितना आ गया, ये भी अगर इसे हम सिंप्लीफाई करें तो 1/4 आ गया। ठीक इसी प्रकार इसे c1/c2 सिंप्लीफाई करें तो कितना हो जाएगा, देखिए -5 से -20 कितनी बार जाएगा, 4 बार में। तो इसका भी मान कितना आ गया, 1/4 आ गया। तो देखो a1/a2, b1/b2, c1/c2 तीनों क्या आ गए, आपके बराबर आ गए। तीनों क्या हो गए, बराबर हो गए। जब तीनों बराबर होते हैं, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो जाता है, तो इस समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, देखिए ये जो आपका सर्वसमीका है, ठीक है, ये व्यंजक जो दे रखा है इसी से आप कंपैरिजन करेंगे। a1x + b1y + c1 = 0, फिर क्या है a2x + b2y + c2 = 0। तो यहाँ से a1 b1 c1 का मान निकाल लेंगे, फिर a2 b2 c2 का मान यहाँ से लिख लेंगे, फिर तीनों का कंपेरिजन करेंगे। अगर तीनों बराबर आ जाते हैं तो अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। बात समझ में आई, ठीक है। अब हम यहाँ से चौथा क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है,
देखिए चौथा क्वेश्चन इसमें क्या होगा, चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन है वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को भाग करने पर क्रमशः शेष जो है 5 और 8 प्राप्त हो। ठीक है, वह सबसे बड़ी संख्या, देखो लिखा क्या, वह सबसे बड़ी जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेष क्या है 5 और 8 आ जाए। ठीक है, तो देखो कैसे लगता है ये चीज, इसमें देखो संख्या क्या दे रखी है 70 और क्या दे रखा है 125 दे रखा है, दो संख्याएं दे रखी है। शेषफल कितना कितना मिल रहा है, शेषफल जो है मिल रहा है, शेषफल आपका मिल रहा है 5 और 8, दो शेषफल मिल रहे हैं। तो इसका जो तरीका है लगाने का क्या होता है, अगर हम ये मान लें कि a बराबर 70 है, ये बराबर 70 है और b बराबर 125 है। ठीक है, और कह सकते हैं ये R1 है। ठीक है, R1 बराबर 5, ये क्या है R1 बराबर 5 और ये क्या है R2 बराबर 8। R1 क्या है 5 है और R2 क्या है 8 है। तो इसका लगाने का जो तरीका होता है हम क्या करते हैं A1 माइनस R1, ठीक है, वह B माइनस R2 का HCF निकालते हैं। क्या निकालते हैं HCF, HCF मतलब क्या हो गया मस निकालते हैं, मस निकालते हैं। तो क्या करेंगे 70 में से 5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 65 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार B क्या 125 में से 8 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 117 आ जाएगा। तो 65 और 70 का हमें क्या 117 का क्या निकालना है म से निकाल देना है। तो म से निकालने का क्या भाग से आप भी निकाल सकते हैं, भाग से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर भाग से निकालना चाहें तो 65 में क्या होता है, 65 में हम 117 से क्या करेंगे भाग देंगे। ठीक है, 65 में 117 से छोटी संख्या से बड़ी संख्या में क्या करते हैं भाग देते हैं। तो 65 दूना अगर करेंगे तो 65 दूना 130, तो 65 एक्का में 65 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए 7 में से 5 गया 2 और यहाँ पे कितना आ गया 5 आ गया। फिर जो शेष बचता है 52 में हम 65 से भी फिर से भाग देंगे। ठीक है, तो 52 में 65, तो 52 एक्का में 52 हो गया। ठीक है, 52 हो गया और 65 में से 52 गया कितना आ गया 13 आ गया। अब फिर 13 में किससे भाग देते हैं, हमेशा डिवाइजर में ही भाग देते हैं। तो 52 में भाग देंगे तो 13 चौका कितना हो गया 52 हो गया, 13 चौका कितना हो गया 52 हो गया। तो पूरा करके तो लास्ट डिवाइजर जो होता है, लास्ट डिवाइजर क्या होता है मैसा होता है HCF होता है। तो लास्ट डिवाइजर क्या है 13 है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 13। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 13। देखिए अगर आपको, हालांकि आपको एक सीट मिलेगी इसमें, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में आपको एक सीट मिलेगी, उसमें 1 से 20 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उनको आपको क्या करना होता है, ऐसे आपको पहले देखिए पहला क्वेश्चन दिया होगा उसके सामने ऐसे 4 गोले होंगे ABCD, तो आपको क्या करना होगा वहाँ पे गोला ही करना होगा। ठीक है, तो अगर आपको लॉजिकली भी लगाना है तो लगा सकते हैं। कैसे, क्योंकि देखिए 70 में शेषफल 5 बच रहा है तो अल्टीमेटली संख्या 65 हो जाएगी। 125 में 8 यानी 117, तो आपको अगर पहाड़ा भी याद है तो इसे लॉजिकली आप लगा सकते हैं, क्योंकि आप एक गोला ही करना होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे देखो 70 में 5 65, 125 में 8 117, तो 13 से 13 × 5 65 और 13 से 117, 13 9 117, तो दोनों यानी कि सबसे बड़ी ये संख्या क्या हो जाएगी 13 हो जाएगी। लेकिन लगाने का तरीका आपका क्या है ये वाला है। ठीक है, अगर केवल फिल करना चाहेंगे तो ऐसे फिल आप लॉजिकली कर सकते हैं, लेकिन लगाएंगे आप कैसे इस तरह से A बराबर 70 B बराबर 125, शेषफल यहाँ पे लिखेंगे R1 बराबर 5 और R2 बराबर कितना 8। तो तरीका क्या है A माइनस R1 व B माइनस R2 का क्या निकाल देंगे में से निकाल देंगे, में से कितना है 13 और 13 ही इस प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग क्या है। 3 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए, कह रहा है 3 के प्रथम 5 गुणज। गुणज मतलब क्या होता है मल्टीपल, मल्टी मतलब पहाड़ा। 3 के 5, देखिए 5 तक पहाड़े, प्रथम 5 यानी कि 3 का प्रथम 5 यानी कि 3 का 3 एक्का में 3, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौका 12, 3 पचे 15, ये हो गया 3 के प्रथम 5 गुणज। गुणज का मतलब देखो, गुणज का मतलब 3 में 1 का गुणा, 3 में 2 का गुणा, 3 में 3 का गुणा, 3 में 4 का गुणा और 3 में 5 का। ये 5वां गुणक है, ये चौथा गुणक, ये तीसरा, ये दूसरा, एक पहला। ठीक है, तो 5 गुणज आपको लिखने होते हैं, तो ऐसे लिख देंगे 3 का 5 गुणक। उसके बाद क्या कह रहा है इनका योग बताना है, योग बता दीजिए, योग कर लीजिए, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 6 3 9 9 18 12 30, 30 15 कितना हो गया 45। तो इनका योग कितना हो गया 45, इनका योग कितना हो गया 45 हो गया। ठीक है, अगर आपको देखिए 2 तरीके हैं, या तो डायरेक्टली आप लगा सकते हैं, दूसरा तरीका क्या है आपको पता होना चाहिए कौन सा चीज़
देखिए समांतर श्रेणी आप पढ़े हैं, समांतर श्रेणी, ठीक है, समांतर श्रेणी से भी क्वेश्चन लग सकता है, समांतर श्रेणी से। जैसे कि यहाँ पे ये क्या है, ये क्या है, प्रथम पद है, ये क्या है, प्रथम पद है, यानी कि a बराबर 3, d क्या हो गया यहाँ पे, d बराबर इनका डिफरेंट, देखो 3 3 का डिफरेंट है, 3 लिख दिया, ठीक है। तो फार्मूला जो होता है, फार्मूला जो होता है n पदों का योग बराबर क्या होता है, n/2 प्लस सॉरी ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये वाला फार्मूला आपको याद होना चाहिए। इस पे आप रखेंगे तभी 45 आएगा। देखिए कैसे, टोटल कितनी संख्याएं आपको दिख रही है यहाँ पे, 5, टोटल कितनी संख्या दिख रही है, 5, तो 5 बटा 2 कितना आ जाएगा, सीधे मैं लिख रहा हूँ 2.5 आ जाएगा। 2a का मतलब कितना हो गया, 3 दूना 6 हो जाएगा, क्योंकि a का मतलब क्या है, 3 है। फिर देखो प्लस n-1, n- मतलब 5 माइनस 1 कितना हो गया, 4, और 4 में जब d मतलब कितना है, 3, 4 देखो n-1 कितना हो गया, 5 माइनस 1 4, और d कितना है, 3 है, तो 4 3 कितना हो गया, 12, ठीक है। 2.5 इंटू कितना हो गया, 12 6 18, जब 18 में आप 2.5 का गुणा करेंगे तो 18 दूना 36, और 18 का आधा कितना होता है, 9, तो 36 में 9 जोड़ेंगे कितना हो गया, 45। यहाँ से भी आपका आंसर 45 आ जाएगा। आप समांतर श्रेणी के फार्मूले का यूज करके भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं और डायरेक्टली भी लगा सकते हैं। तो 5वें सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा आपका, 45, ठीक है। देखिए 6वां क्वेश्चन हम लगाएंगे। 6वां क्वेश्चन क्या है, कह रहा है द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। तो देखो ये समीकरण क्या दे रखा है, 2x² - 4x + 3 = 0, ठीक है। तो यहाँ से विविक्त करके यानी कि हमें d बताना है, तो d क्या होता है, b² - 4ac, ये तो होता है, ठीक है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ से तुम्हें देखो x² का गुणांक क्या होता है, a होता है, तो a बराबर क्या मिल गया, 2 मिल गया। x का गुणांक क्या होता है, b होता है, तो b बराबर तुम्हें क्या मिल गया, -4 मिल गया, और c बराबर क्या मिल गया, 3 मिल गया। तो d हम निकालेंगे यहाँ से, तो d अगर निकालेंगे तो d क्या हो जाएगा, b² मतलब -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। -4ac, 4 इंटू a कितना है आपका, 2 है, c कितना है, 3 है। तो देखो 16 -4 दूना 8, 8 त्रिक 4 दूना 8 त्रिक कितना हो गया, 24, ठीक है। तो 16 - 24 कितना आ गया, 16 - 24 कितना हो गया, -8। तो विविक्तकर का मान क्या आ गया, -8 हो गया। आपको पता होना चाहिए जब भी विविक्तकर यानी d का मान 0 से क्या हो, 0 से छोटा होता है तो क्या होते हैं, जो मूल होते हैं उसके क्या होते हैं, देखो 0 से यहाँ पे देखो ये 0 से क्या है, विविक्तकर मान क्या हो गया, 0 से छोटा हो गया, ठीक है। तो मूल जो होंगे इसके यहाँ पे देखिए वास्तविक नहीं होंगे, इसके मूल क्या होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। तो देखो समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है, ये वाला भी सही हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे दिया है कि दिए गए समीकरण की विविक्तकर 0 से कम है, तो ये वाला भी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। समीकरण के विविक्तकर 0 नहीं, ये गलत है। समीकरण के मूल वास्तविक, ये भी गलत है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए और बी क्या है, इस प्रश्न के सही उत्तर है। देखिए दिए गए समीकरण के विविक्तकर 0 से कम है, 0 से कम क्या होता है, जब -8 क्या है, 0 से कम है, समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है, जी हाँ, क्योंकि जब विविक्तकर का मान 0 से कम होता है तो उसके कोई भी मूल वास्तविक नहीं होते हैं। बात समझ में आ गई। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी। तो ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए और बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए। 7वां कह रहा है त्रिभुज AOBC एक आयत है जिसके 3 शीर्ष, यहाँ पे देखिए मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूँ, ठीक है, सॉरी AOBC एक आयत है, AOBC एक आयत है, AOBC ध्यान से देखिए। तो इसके 3 शीर्ष दे रखे हैं, A कितना दे रखा है 0 3, ठीक है, B कितना, O कितना दे रखा है 0 0, और B कितना दे रखा है 5 0। कह रहा है इसके विकर्ण बताओ। तो विकर्ण क्या होता है, ये वाला विकर्ण है, तो इनके बीच की दूरी बतानी है। तो बीच की दूरी बताने के लिए आपको कौन सा फार्मूला याद होना चाहिए, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक है। तो AB बराबर क्या हो जाएगा आपका, अंडर रूट क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो x1 क्या है आपके, देखिए x1 ये है, y1 ये है, x2 a है, y2 a है, ठीक है। आप ऐसे ही लिख लेंगे कॉपी में, x1 बराबर 0, y1 बराबर 3, x2 बराबर 5, y2 बराबर 0। तो यहाँ पे आप मान रख दीजिए। तो x1 कितना है 0 है, x2 कितना है 5 है, तो 0 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y1 कितना है 3 है, माइनस y2 कितना है 0 है, ये आ गया आपका। तो देखो कितना हो गया
0 माइनस 5, 0 माइनस 5 मतलब माइनस 5 का स्क्वायर, माइनस 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 हो गया, प्लस 3 माइनस 0 यानी 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 हो गया। तो अंडर रूट कितना आ गया 25 9 34, अंडर रूट कितना आ गया 34, अंडर रूट 34। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही आंसर है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगाएंगे आपका आसानी से आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 इक्वल टू 0 का एक मूल 1/2 है तो के का मान आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, समीकरण क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 इक्वल टू 0। इसका एक मूल कितना दे रखा है, एक मूल कितना दे रखा है, एक मूल आपका 1/2 दे रखा है। तो के का मान, अगर देखिए इस समीकरण का एक मूल 1/2 है तो इसका शून्यक भी होगा, इसका शून्यक भी होगा, यानी कि लिख सकते हैं यहां से लिखेंगे कि समीकरण का 1/2 एक शून्यक भी होगा। शून्यक मतलब इस समीकरण को क्या बना देगा 0 बना देगा, शून्यक भी होगा। ठीक है, तो देखो x की जगह पे हम इसका मान रख सकते हैं, तो x की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, x बराबर 1/2 रख सकते हैं, रख सकते हैं। तो देखो x बराबर 1/2 रखेंगे तो 1/2 का होल स्क्वायर, अतः क्या हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर प्लस k इंटू 1/2 हो जाएगा माइनस 5/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। क्यों 0 हो रहा है, क्योंकि इसका एक शून्यक है। 1/2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4 प्लस ये क्या हो जाएगा k/2 माइनस 5/4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए इसे फर्दर जब सॉल्व करेंगे तो 1/4 और माइनस 5/4 से क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ से माइनस 4/4 मिल जाएगा, माइनस 4/4 मिल जाएगा। और ये वाला प्लस k/2 0 के उधर बराबर के उधर जाएगा तो माइनस k/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस 4/4 और बटा 4 कितना हो जाएगा -1। यहाँ से मैं लिख दे रहा हूँ तो ये -1 आ गया और अल्टीमेटली कितना आ गया माइनस k/2 आ गया। इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा, 2 का गुणा इसमें हो जाएगा तो k बराबर कितना आ गया 2 आ गया। तो k बराबर 2 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, थोड़ा स्पीड में बता रहा हूँ, आप वीडियो को 2 बार देखेंगे आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे पहुँचते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है समीकरण दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं। देखो यदि इनकी संगत कोण क्या हो बराबर हो, बिल्कुल बात सही है। दो समरूप त्रिभुज देखो बराबर कब होंगे, समरूप त्रिभुज मतलब दोनों का रूप क्या है एक समान है। देखो तीनों कोण, ये जो अंदर के अंतः कोण है तीनों क्या हो बराबर होने चाहिए। इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होनी चाहिए। ये संगत भुजा इस भुजा के संगत ये होना चाहिए, ये वाली भुजा के ये होना चाहिए और ये वाली भुजा के ये वाली, ये दोनों बात बिल्कुल सही है। यानी कि उपर्युक्त दोनों इस प्रश्न का क्या है उत्तर है। ठीक है, यानी कि समरूप त्रिभुज में क्या होंगे, इनके संगत कोण भी बराबर होंगे और संगत भुजाएं भी एक ही अनुपात में होंगी। बात समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है यदि एक समकोण त्रिभुज ABC, समकोण त्रिभुज बना रहे हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज ABC है। ठीक है, कोण C 90 डिग्री का है, कोण C 90 डिग्री, ABC कोण C क्या है आपका 90 डिग्री है। कह रहे AC बराबर 3, AC कहाँ है 3, और क्या है BC 4 है, तो BC 4 है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये वाली भुजा कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। इसका स्क्वायर प्लस स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। देखो कैसे निकलेगा, AB का स्क्वायर बराबर क्या होगा इसका स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 4 चौका 16, 3 का स्क्वायर 9, तो कितना आ गया 25 आ गया। AB स्क्वायर अगर 25 आ गया तो AB बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये बात तो समझ आ रही होगी सबको। ठीक है, आप लोग लगाए होंगे। ठीक है, ये चीज अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो आप बोर्ड में कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, 5 आ गया। ठीक है, अब देखिए कह रहा है ना कि यहां से देखिए तो बिंदु C से जाने वाली माध्यिका, तो बिंदु C ये है तो माध्यिका कौन सी होगी ये वाली, इसकी दूरी बतानी है। तो देखो इसका फार्मूला क्या होता है ना, देखो जो C से ये माध्यिका जा रही है इसकी दूरी क्या होगी, ये जो आपका विकर्ण, सॉरी ये जो आपका विकर्ण नहीं है ये कर्ण, ये होता है कर्ण का आधा होता है। कर्ण का आधा बराबर क्या होगी माध्यिका, कर्ण का आधा बराबर क्या होगी माध्यिका। तो कर्ण कितना है, सॉरी तो कर्ण कितना है आपका, कर्ण बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगी माध्यिका। तो कर्ण कितना है, कर्ण का लंबाई कितना है 5, तो 5/2, 5/2 यानी कितना आ जाएगा 2.5, 2.5 ही आप इस क्वेश्चन का क्या है आंसर। C से जो जाने वाली ये माध्यिका है वो कर्ण का आधा होती है, तो कर्ण का होता है यानी कि 2.5, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलेंगे 11वां क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है, कह रहा है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1
तो आपको बताना है साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा इक्वल टू व्हाट, ये बताना है। तो देखियो साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा एक कब होगा, यहाँ से एक कब होगा, जब थीटा का मान क्या हो, जब थीटा का मान क्या हो 90 डिग्री हो तभी होगा। कैसे, क्योंकि साइन थीटा, अगर थीटा 90 है तो लिखेंगे साइन 90 माइनस कॉस 90, ठीक है। देखो कैसे, साइन 90 का मान क्या होता है, एक होता है, कॉस 90 का मान क्या होता है 0, तो यहाँ से 1 माइनस 1 कितना आ गया 0 आ गया। यानी कि थीटा जब 90 होगी तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 1 होगा। तो अगर थीटा हमें पता चल गया तो इसका भी मान निकाल सकते हैं, साइन 4 थीटा, साइन 4 थीटा यानी क्या हो जाएगी साइन 4 90 डिग्री प्लस कॉस 4 90 डिग्री। तो साइन 90 की पावर 4 1 की पावर 4, साइन कॉस 90 की पावर 4 यानी कि 0 की पावर 4, तो 1 की पावर 4 1, 0 की पावर 4 0, 1 प्लस 0 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 11वें का आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 12वां क्वेश्चन क्या दिया है, 12वां क्वेश्चन देखिए समझिए, 12वां क्वेश्चन समझिए। 12वां क्वेश्चन दिया है कि साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a। तो साइन 2a का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, 2 साइन a कॉस a, 2 साइन a कॉस a इक्वल टू 2 साइन a, लिख सकते हैं। देखिए 2 साइन a कॉस, अब देखिए यहाँ से कॉस a बराबर कितना हो जाएगा, कॉस a बराबर हो जाएगा 2 साइन a अपॉन 2 साइन a, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ये चीज़ इधर आके ये दोनों कट जाएंगे, तो कॉस a बराबर कितना होगा 1 होगा। कॉस a 1 कब होगा, जब कॉस का मान किस में हो, कॉस 0 हो, कॉस 0 का मान 1 होता है। तो यहाँ से a बराबर कितना आ गया 0 डिग्री, a बराबर कितना आ गया 0 डिग्री, यही मान पूछा था। तो यहाँ से a बराबर कितना आ गया 0 डिग्री। देखो कॉस a बराबर 1 कब होगा, जब कॉस 0 का मान 1 होगा। तो कॉस a कॉस 0 के बराबर है, कॉस 1 कॉस 0 के बराबर है, तो a बराबर क्या हो जाएगा 0, ये क्या है 0 है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, आप वीडियो को बार बार देखेंगे अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि यदि 4 tan थीटा इक्वल टू 3, तो बताना क्या है 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से इसलिए लिख सकते हैं tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, लिख सकते हैं बिल्कुल। अब इस वाले को देखिए, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए ये देखिए, अगर हम क्या करेंगे ना, ऊपर वाले में अंश में हम क्या करते हैं कॉस थीटा से भाग देते हैं, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्योंकि हम अंश में कॉस थीटा से भाग दे रहे हैं। ठीक इसी प्रकार हर में भी हम कॉस थीटा से भाग दे रहे हैं, भाग दे दिया कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, भाग दे दिया। तो देखो 4 साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है tan थीटा होता है, tan थीटा का मान क्या है 3/4, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4 × 3/4 लिख सकते हैं बिल्कुल। कॉस थीटा बटे कॉस थीटा क्या होगा 1 होगा, बटे साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है tan थीटा का मान क्या है 3/4, तो लिख सकते हैं 3/4। और देखो यहाँ पे क्या है -1 है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे क्या है हर में प्लस है, ठीक है, +1 है। अब जैसे इसे सॉल्व करेंगे, ये 4 से कट गया, 4 से 4 कट गया, 3 - 1 2 आ गया, 3 + 1 4 आ गया, 2/4 का मतलब क्या हो गया 1/2 इस क्वेश्चन का आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका आंसर है। बात समझ में आ रही है, इसी तरह आप सॉल्व करेंगे। ये देखिए 0 दिख रहे हैं, सब थीटा है, ठीक है, ये सब क्या है थीटा है, थीटा साइन थीटा बटे कॉस थीटा tan थीटा का मान क्या है 3/4, ऐसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। मिटा देते हैं क्वेश्चन नंबर 14, आप इसे ठीक है वीडियो को जब 2 बार देख लेंगे आराम से, बोर्ड एग्जाम के पहले आप देख करके जरूर जाएंगे, इसे कम से कम 30-40% एज इट इज ऐसे ही मिल जाने आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, sec a प्लस tan a, sec a प्लस tan a, उसके बाद अगले क्वेश्चन में 1 - sin a, ठीक है, 1 - sin a, तो इसका मान बताना है। तो sec a tan a, यहाँ पे sin है, तो हम इसमें सबको साइन में, इसे सेक में चेंज, ये देखिए कॉस में चेंज होगा, ये साइन और कॉस में, तो चेंज कर लेते हैं, इसे करते हैं 1/cos a प्लस इसे क्या लिख सकते हैं sin a/cos a लिख सकते हैं। क्वेश्चन में क्या है तुम्हारा 1 - sin a लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो ये चीज़ क्या हो जाएगी, यहाँ पे दोनों बराबर चीज़ है ना, हर बराबर है तो आपस में अंश जुड़ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 1 + sin a, 1 + sin a, बाहर क्या आया 1 - sin a, 1 - sin a है, स्क्वायर नहीं है, सॉरी ए है, ठीक है। क्वेश्चन देख लीजिए। अब देखो नीचे क्या बचा cos a बचा, नीचे क्या बचा cos a बचा।
अब देखो 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी ए माइनस बी, वही लग जाएगा यहाँ पे। तो ए प्लस बी ए माइनस बी यानी कि क्या लिख सकते हैं? 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? बटे क्या हो जाएगा? कॉस ए, बटे क्या हो जाएगा? कॉस ए। तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, देखो तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है मतलब क्या हो गया? 1 माइनस साइन स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? कॉस है, कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? कॉस स्क्वायर है। तो कॉस स्क्वायर बटे कॉस है। देखो एक पावर से कॉस ए कट जाएगा तो अल्टीमेटली क्या बचेगा? कॉस ए ही बचेगा। कॉस स्क्वायर ए में जब कॉस 1 से बात देंगे तो क्या बचेगा? कॉस ए ही बचेगा। यानी कि इस प्रश्न का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? यदि त्रिज्या r सेमी वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का कोण थीटा है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, देखो ये फार्मूला ही दे रखा है, क्योंकि दे रखा है यदि r सेमी त्रिज्या है, एक कोई देखिए ये है ना r सेमी त्रिज्या है। ठीक है, कह रहा है एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी कि ये वाला हमें बताना है, ये थीटा दे रखा है तो इसका एरिया ही होता है, फार्मूला होता है कि पाई r स्क्वायर थीटा, थीटा बाई 300, ये वाला फार्मूला देखो, पाई r स्क्वायर थीटा इंटू थीटा होता है और बटा 360 होता है। पाई r स्क्वायर थीटा बाई 360, ये फार्मूला ही पूछ रखा है आपसे, यानी कि पाई r स्क्वायर थीटा बाई 360, ये वाला आपका सही, ये फार्मूला ही पूछ ले, इसमें सवाल लगाने की कोई जरूरत है ही नहीं। ठीक है, पाई r स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360, ये हो गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, बात समझाई? फार्मूला आपको याद होना चाहिए, फार्मूले पे भी आपको विकल्प में क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो सभी फार्मूले देख करके जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 आपका है, कह रहा है एक सुराही निम्नलिखित का संयोजन है। सुराही देखिए ऐसे बनेगी, इस तरह से बनेगी, देख पा रहे हैं? सुराही है। ठीक है, तो देख पा रहे हैं ये नीचे वाला पोर्शन क्या बन गया? नीचे वाला पोर्शन क्या बन गया? थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं, देखिए देखिए ये हो गया आपका सुराही, इस तरह से हो गया। तो आप देख पाएंगे, ठीक है, ये चीज़ आपका नीचे वाला पोर्शन आप गोला बन गया और ऊपर वाला क्या बन गया? बेलन। ये वाला पार्ट क्या बन गया? गोला बन गया, और ये वाला पार्ट आपको क्या दिख रहा है? बेलन दिख रहा है। तो ये पूछा है किस ये आकृति किस प्रकार की होती है, किस चीज़ का संयोजन है? तो एक गोले और एक बेलन का क्या है? संयोजन है। तो 16 का पहला नंबर आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब 17वें क्वेश्चन पे हम लोग पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? कह रहा है कि 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य बताना है। तो देखो 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्या है, ठीक है, पॉजिटिव ऑड नंबर्स क्या होती है? 1 से 10 तक की पॉजिटिव ऑड नंबर्स क्या होगी? देखो 1 होगी, धनात्मक विषम संख्या 1 होगी, फिर क्या होगी? 3 होगी, फिर क्या होगी? 5 होगी, फिर क्या होगी? 7 होगी, फिर क्या होगी? 9 होगी। यही तो होगी 1 3 5 7 9, ये धनात्मक विषम संख्या, इसका माध्य बताना है। तो माध्य कैसे बताया जाता है पता है आपको? ठीक है, यानी कि इसका क्या बताना है? समांतर माध्य। समांतर माध्य, समांतर माध्य बराबर क्या होता है बताना? समांतर माध्य बराबर क्या होता है? सब पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है, समांतर माध्य x बराबर क्या होता है? सिग्मा x अपॉन n, यही तो होता है। सिग्मा x ही बताता है कि सभी पदों का योग कर दो और n से क्या कर दो? भाग दे दो, यही तो बताना है। तो देखो 9 7 16 5 21 3 24 से 25 हो जाएगा, सभी को जोड़ दिया। n कितना है? 5 है, तो 25 बटा 5 कितना आ जाएगा आपका? 5। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5। समांतर माध्य x बराबर होता है सिग्मा x अपॉन n, तो सिग्मा x यानी कि सभी पदों को जोड़ दो, सभी पदों को जोड़ दिए, कितना मिल गया? 25 मिल गया, बटा n मतलब कितने पद है? 5, तो 25 में 5 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 5। तो ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 क्या है? इसका सही आंसर है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 18 पे हम पहुंचेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि जो ये आंकड़े दे रखे हैं, आंकड़े हैं 13 15 16 13 15 16 17 19 और 20, इसकी माध्यिका होती है। तो आपको मीडियन कैसे पता, माध्यिका इसका बताना है। माध्यिका कैसे निकालते हैं पता है ना? क्या कहते हैं? सबसे पहले पदों को गिन लेते हैं। तो गिनेंगे पद कितने टोटल? n बराबर आपको क्या मिल गया? 6। पदों की संख्या जब 6 है, यानी कि पदों की संख्या यहाँ पे क्या है? n बराबर 6, यानी क्या हो गई? सम हो गई। पदों की संख्या सम होती है तो क्या होता है फार्मूला? n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद और डिवाइड बाई 2 होता है, ये तो होता है। तो देखो
n/2 यानी कि 6/2, क्योंकि n बराबर क्या है 6 है, तो 6/2 यानी तीनवां पद। उसके पहले क्या कर लेते हैं, इसमें माध्यिका निकालने के पहले एक चीज़ और कर लेते हैं। अगर ये चीज़ आरोही क्रम में नहीं है तो आरोही क्रम में भी सेट कर लेंगे। हालांकि ये तो आरोही क्रम में पहले से ही मौजूद है, नहीं होता तो कर लेते हैं, नहीं होता तो आरोही क्रम में सजा लेते हैं। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में सजा लेते हैं। बात खत्म। तो n/2 यानी कि 6/2 मतलब तीसरा पद। तो तीसरा पद यानी क्या हो जाएगा, तीसरा पद प्लस n/2 + 1 यानी कि 6/2 प्लस यानी कि 3 + 1 यानी कि चौथा पद, ठीक है, चारवां पद, और बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो तीसरा पद इसमें क्या है 16 लिख दिया, प्लस चौथा पद क्या है 17 लिख दिया, और बटा 2। 16 17 कितना होगा 33/2। 33/2 इसमें कहीं आंसर है, जी हाँ, यानी कि ये हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपका। देखिए माध्यिका का सवाल जब भी लगाएंगे सबसे पहले आपको आरोही क्रम में सजा लेना है, ठीक है, यानी कि बढ़ते क्रम में। देखो ये पहले से सजा हुआ तो इसलिए मैंने नहीं सजाया। तब उसके बाद फार्मूला आपको n देखना है, n कितना है, n अगर सम है तो ये वाला फार्मूला, अगर विषय में तो आपको पता है n/2 + 1वां पद, n/2 + 1 विषय में तो वो लगा लेते हैं। ये लगाएंगे n/2 यानी कि n बराबर 6 मतलब 6/2 तीसरा पद, n यानी 6/2 3 + 1 यानी चौथा पद बटा 2। तीसरा पद आपको 16 यहाँ से दिख रहा है, चौथा पद 17, तो 16 + 17/2 यानी कि 33/2 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे लगा पाएंगे। हूबहू इसी प्रकार के प्रश्न नहीं आएंगे, लेकिन इसी तरह के जरूर आएंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर हम 19 पर पहुँचते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 19 पर पहुँचते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, यदि कुल प्रेक्षणों का माध्य यानी कि x बारा कितना दे रखा है 27, बहुलक z कितना दे रखा है आपका 45, तो बताना क्या है आपको, मीडियन m बताना है। ठीक है, तो z बराबर क्या होता है आपको पता होना चाहिए, 3 मीडियन माइनस 2x बार। ये फार्मूला होता है कि बहुलक बराबर क्या होता है 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य, ये फार्मूला होता है। तो रख दीजिए z बराबर कितना है, ये 45 हो जाएगा। 3 गुणे मीडियन आपको निकालना है, -2 × x बार कितना दे रखा है 27 दे रखा है, लिख दीजिए। तो 45 बराबर 3m माइनस 54 हो जाएगा। कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ से आपको 3m बराबर कितना मिल जाएगा, 3m बराबर 9 मिल जाएगा। 3m बराबर कितना मिल जाएगा 9 मिल जाएगा। देख पा रहे हैं, ये चीज़ 3m इधर आएगी तो माइनस, और इधर जाएगा तो -9 आएगा, तो माइनस मैंने डायरेक्ट लिख दिया। बात समझ में नहीं आ रही है, देखो एक बार और समझा देते हैं। देखो क्या हो गया, ये 3m इधर ही रखोगे तो 45 और ये कितना हो जाएगा, सॉरी ये 54 हो जाएगा, जुट रहा है, यहाँ पे माइनस है तो जुट रहा है। तो ये दोनों जब जोड़ोगे तुम ना, ये दोनों जोड़ोगे तो अल्टीमेटली कितना आ गया 99 आ गया। 99 बराबर कितना होगा 3m हो गया। 99 बराबर कितना हो गया 3m हो गया। तो यम यहाँ से कितना मिल जाएगा तुम्हें, यम बराबर क्या हो जाएगा 99/3। 99/3 मतलब कितना हो जाएगा 33। 99/3 मतलब कितना हो जाएगा 33। देखो 45 बराबर 3m माइनस 54, तो 54 इधर जब लगाओगे तो 45 में जुड़ जाएगा बराबर 3m, तो 3m बराबर 99 आ गया। तो यह बराबर 99/3 यानी कि 33। 33 कहाँ पे है जी, ऑप्शन नंबर दूसरा। ऑप्शन नंबर दूसरा इस सवाल का आंसर है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, देखिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है, ठीक है, अपने दोस्तों के पास जो कि इस वीडियो का फायदा उठा सके। ठीक है, इसमें सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 20वां क्या है, प्रोबेबिलिटी का सवाल है, यानी कि प्रायिकता का सवाल है। जब एक पासों को फेंका जाता है तो 3 से छोटी एक विषम संख्या आने की प्रायिकता। तो प्रायिकता बराबर क्या होता है पहले ये जानो। प्रोबेबिलिटी बराबर क्या होता है, प्रोबेबिलिटी बराबर होता है फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट। ठीक है, ये होता है। तो फेवरेबल इवेंट क्या है, देखो सबसे पहले, क्योंकि देखो जब पासा फेंका जा रहा है तो 3 से छोटी, पासा में कितनी संख्या होती है 1 2 3 4 5 और 6 संख्याएं होती है। तो कह रहे हैं 3 से छोटी आने की, तो फेवरेबल जो इवेंट हो गया तो कितना हो गया, 3 से छोटी केवल एक ही विषम संख्या है, तो फेवरेबल इवेंट कितना हो गया 1 हो गया। और टोटल इवेंट कितना हो गया, टोटल प्रायिकता कितनी हो गई 6 हो गई। पूछ रहा है इसकी प्रायिकता, तो प्रायिकता बराबर क्या होता है, प्रायिकता बराबर आपको पता होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी बराबर फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट। ठीक है, यानी कि कुल संभावित देखो ये होता है कुल, ये देखो ये टोटल इवेंट संभावित टोटल जितनी है प्रायिकता, और ये कितनी आती है। तो यहाँ पे फेवरेबल इवेंट कितनी होगी 1 हो गई, टोटल इवेंट कितनी है 6, तो 1/6 इसका एफ है। ठीक है, फेवरेबल इवेंट कितनी है 1 है, क्योंकि देखो बोला है ना
कि 3 से छोटी विषम संख्या, तो 3 से छोटी विषम संख्या कौन है, केवल एक ही है ना, तो फेवरेबल इवेंट कितना होगा, 1 हो गया, और टोटल इवेंट कितना होगा, 6 होता है, टोटल 6 संख्या। तो आपको प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 1/6, 1/6, यानी कि 20वें का आपका सही उत्तर क्या है, 1/6 है। ठीक है।